नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जून 2026 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 80 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जून 2026 का पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको पिछले 12 महीने का प्रतियोगिता दर्पण का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको वहां पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके प्रतियोगिता दर्पण पिछले 12 महीने का पीडीएफ ले सकते हैं जो आपके आगे आने वाले खासकर बीपीएससी और बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में वरदान साबित होगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। बाकी और बहुत सारा वीडियो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के सहयोग से जारी की गई भारत की पहली राष्ट्रीय चमगादड़ मूल्यांकन रिपोर्ट का क्या नाम है? तो नाम है भारत के चमगादड़ों की स्थिति 2024-25। भारत के चमगादड़ों की स्थिति 2024-25 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में चमगादड़ों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में लगभग 135 प्रजातियां पाई जाती है चमगादड़ों की। भारत के चमगादड़ों की स्थिति 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में चमगादड़ की सर्वाधिक 68 प्रजातियां पाई जाती है, जो देश में पहले स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल में 68 प्रजातियां पाई जाती है चमगादड़ की, जबकि मेघालय में 66 प्रजातियां पाई जाती है। तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पर मेघालय है। नेक्स्ट है कि कृषि विस्तार और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण भारत के किन दो राज्यों में चमगादड़ों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है? तो पंजाब और हरियाणा में चमगादड़ों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है, मात्र 5-5 प्रकार की। नेक्स्ट है कि चमगादड़ों के उस मल को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होने के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में अद्वितीय भूमिका निभाता है? तो उस मल को बोला जाता है गुआओ। भारत में पाई जाने वाली चमगादड़ों की 135 प्रजातियों में से कितनी प्रजातियां स्थानिक है? तो कितनी प्रजातियां जो है स्थानिक है, जो विश्व में केवल भारत में ही पाई जाती है? तो कुल 16 प्रजातियां जो है स्थानिक है, वो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है, जो कुल प्रजातियों का लगभग 12% है। कुल प्रजातियों का लगभग 12% है। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान के वर्गीकरण के अनुसार उड़ने की क्षमता रखने वाले चमगादड़ किस विशिष्ट गण या परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आते हैं चिरोप्टेरा। किस में आते हैं, किस परिवार में आते हैं? तो चिरोप्टेरा परिवार में आते हैं। संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले स्तनधारी जीवों के वर्ग में एकमात्र ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकता है? तो आपके चमगादड़ है। संपूर्ण विश्व के सबसे छोटे चमगादड़ और सबसे छोटे स्तनधारी जीव का क्या नाम है, जिसका वजन मात्र 2 ग्राम एक छोटी टॉफी के बराबर होता है? तो उसका नाम है बम्बलबी बैट। क्या नाम है? बम्बलबी बैट उसका नाम है। भारत में पाई जाने वाली चमगादड़ की उस सबसे बड़ी प्रजाति का क्या नाम है जिसके पंखों का फैलाव 2 मीटर लगभग 6 फीट तक और वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है? तो उसका नाम क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स नाम है। क्या नाम है? फ्लाइंग फॉक्स नाम है। भारत की अत्यंत संकटग्रस्त चमगादड़ प्रजाति कोलर लिफ नोज्ड बैट, वैज्ञानिक नाम है हिप्पोसिरोस हाइपोफिलस, वर्तमान में केवल किस राज्य के एक छोटे से गुफा क्षेत्र तक सीमित है? तो कर्नाटक के कोलार जिले की केवल एक गुफा में है। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाने वाले और IUCN का संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल सलीम अली का फल चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है लैटिडेंस सालिमाली।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत अंडमान हार्सशू बैट वैज्ञानिक जिसका नाम है राइनोलोफस कॉन्गनाट्स भारत के किस क्षेत्र का स्थानिक जीव है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थानिक जीव है। नाम से अब बना दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निकोबार फ्लाइंग फॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसे असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है, आपके वनरेबल श्रेणी में रखा गया है। भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाने वाली चमगादड़ की उस स्थानिक प्रजाति का क्या नाम है जिसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोसिरोस पोमोना है? तो उसका नाम है पोमोना लीफ नोज्ड बैट। ठीक है, पोमोना लीफ नोज्ड बैट। भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली चमगादड़ की उस स्थानिक प्रजाति का क्या नाम है जिसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोसिरोस दुर्गा दासी है? तो दुर्गा दास का पत्ती नाक वाला चमगादड़ बोला जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 किस तिथि से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं? तो अप्रैल 2026 से। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 ने पूर्व के किस वर्ष के नियमों का स्थान लिया है? तो वर्ष 2016 के नियम का स्थान लिया है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को किस केंद्रीय अधिनियम के तहत एक व्यापक नियामक ढांचे के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। नए नियमों के अनुसार देश में ठोस कचरे के कुशल प्रबंधन के लिए स्रोत पर ही कचरों को कितने स्तरों में अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 4 स्तरों पर अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत बड़े अवशिष्ट उत्पादों के लिए अनिवार्य की गई EBWGR व्यवस्था का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म है विस्तारित थोक अवशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व, एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म है। इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नई नीति के तहत रसोई के कचरे, फलों सब्जियों के छिलके और बचे हुए भोजन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और इसके निपटान की विधि क्या है? तो जो गीला कचरा है इसे जैव अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसे कंपोजिस्ट या बायोमिथनेशन बायोगैस के लिए भेजा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि उसके बाद है कि प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड, धातु, कांच जैसे पुनः चक्रण योग्य अवशिष्टों को किस केंद्र में छांटकर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है? तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में छांटकर अलग किया जाता है। सूखा कचरा श्रेणी को अलग किया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था आपके रसोई के कचरे, फलों सब्जियों के छिलके, बचे हुए भोजन, ये किस श्रेणी में था? तो ये आपके था गीला कचरा। किसमें था? गीला कचरा में था। ठीक है। नेक्स्ट है कि उपयोग किए गए डायपर, सैनिटरी नैपकिन, पट्टियों को सैनिटरी कचरा श्रेणी में रखने और उन्हें सुरक्षित रूप से लपेटकर अलग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि सफाई कर्मियों को किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, इसलिए। ठीक है। पुरानी दवाइयाँ, पेंट के डिब्बे, बैटरी LED CFL को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और इन्हें किसे सौंपा जाना चाहिए? तो विशेष देखभाल कचरा, घरेलू खतरनाक अवशिष्ट के रूप में अलग किया गया है। इन्हें केवल अधिकृत एजेंसियों या नामित संग्रह केंद्रों को ही सौंपा जाना चाहिए। पुरानी दवाइयाँ, पेंट के डिब्बे, बैटरी, ये सारे चीज़ खतरनाक होता है इस कारण से। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्रमुख गैर सरकारी संस्थान NGO द्वारा
अपनी वार्षिक स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट जारी की है। जो जारी किया गया है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की स्थापना किस वर्ष और किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1980 में प्रसिद्ध पर्यावरणविद ने पर्यावरण के विद्वान अनिल अग्रवाल के द्वारा किया गया था और वर्तमान में इसकी जो महासचिव हैं सुनीता नारायण हैं। किसकी? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की। याद रखिएगा कि एक NGO है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? NGO है, गैर सरकारी संगठन है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र का मुख्यालय तथा इसका मुख्य प्रशिक्षण केंद्र क्रमशः कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में तथा प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। मोस्ट VVI मुख्यालय नई दिल्ली में जबकि प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान के अलवर जिले में है। पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित भारत की प्रसिद्ध पाक्षिक पत्रिका डाउन टू अर्थ का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा ही डाउन टू अर्थ पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसे आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में देश के कितने प्रतिशत दिनों में बाढ़, सूखा और लू जैसी चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गई है? तो 99% दिनों में, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में चरम मौसम की विनाशकारी घटनाओं से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित रहा है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सर्वाधिक प्रभावित रहा है। इसके बाद केरल और मध्य प्रदेश का स्थान है। मोस्ट VVI कर लीजिएगा। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार देश के 20 राज्यों में फैले बाघों के प्राकृतिक आवासों में वर्तमान में लगभग कितने लोग निवास कर रहे हैं? तो लगभग 6 करोड़ लोग निवास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत भारत के किस समय अवधि के नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को आधिकारिक मंजूरी दी है? तो अवधि 2031-35 के लिए। मोस्ट VVI है। भारत के नए जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की रणनीतिक पहल मुख्य रूप से किन प्रमुख योजनाओं पर केंद्रित है? तो बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PM सूर्य घर और PLI योजनाओं पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार संपूर्ण विश्व में वनों की वृद्धि के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत किन 2 बड़ी पहलों के माध्यम से वैज्ञानिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का नेतृत्व कर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के माध्यम से। नेक्स्ट है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में तमिलनाडु के तट पर स्वतंत्र रूप से रहने वाली समुद्री नेमाटोड की किन 2 नई प्रजातियों की पहचान की गई है? तो उसका नाम क्या है? तो एक का नाम है कोरोनोनेमा घृति, कोरोनोनेमा घृति, जबकि दूसरा का नाम है एपेकैंथिनियन इंडिका। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे की तमिलनाडु तट पर खोजी गई समुद्री नेमाटोडा प्रजाति जिसका नाम है कोरोनोनेमा घृति का नामकरण किस भारतीय वैज्ञानिक या अधिकारी के सम्मान में किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निर्देशक डॉक्टर घृति बनर्जी के सम्मान में किया गया है। आगे है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा खोजी गई दूसरी समुद्री नेमाटोडा प्रजाति जिसका नाम है एपेकैंथिनियन इंडिका का नाम किस भौगोलिक पहचान के आधार पर रखा गया है? तो भारत के नाम पर रखा गया है इंडिका। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मेघालय की पश्चिम गारो हिल्स के वनाच्छादित क्षेत्रों में
मिट्टी के भीतर बिल बनाने वाले रीड स्नेक की किस नई प्रजाति की पहचान की है? तो उसका नाम है कैला मोरिया गारो गारो इनसिस, उसका नाम रखा गया है। गारो हिल्स की रीड बोला गया, गारो हिल्स रीड स्नेक बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेघालय में खोजी गई कैला मोरिया गारो एनसिस सांप की प्रजाति की मुख्य शारीरिक और व्यवहारिक विशेषता क्या है? तो यह एक छोटा और पतला सांप है जिसकी शारीरिक संरचना इसे प्रभावी ढंग से बिल बनाने में सक्षम बनाती है। तो बिल बनाने वाला एक नया सांप भी मिल गया है। पहले आप जानते थे कि केवल जो कोबरा है वही अपना बिल बनाता है, लेकिन अब एक नया सांप है जिसका नाम कैला मोरिया गारो एनसिसिस है। ठीक है, जो मेघालय में है। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा हाल ही में 40 अन्य प्रजातियों के साथ किस विशिष्ट उल्लू की प्रजाति को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सुनई आउल, जिसका वैज्ञानिक नाम है बूबो अस्कैंडियाकस, उसका वैज्ञानिक नाम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित सुनई आउल मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों में आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्रों में पाया जाता है। सुनोई आउल की शारीरिक बनावट लगभग 52-71 सेंटीमीटर का होता है। वजन 1.6 से 3 किलोग्राम तक होता है। किस अन्य प्रसिद्ध उल्लू की प्रजाति से भारी और बड़ी होती है? तो ग्रेट हॉर्न्ड आउल से ये क्या होती है? आपके भारी और बड़ी होती है। नेक्स्ट है कि सुनोई आउल प्रजनन के लिए खुले टुंड्रा का उपयोग करने के बाद सर्दियों के मौसम में किन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं? तो दक्षिण की ओर दलदलों, तटों और कृषि क्षेत्रों में ये प्रवास करते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेंट ट्वेड गेको, एक छिपकली है, याद रखिएगा, बेंट ट्वेड गेको छिपकली की किस नई प्रजाति की पहचान की है जिसका नाम सरीसृप वैज्ञानिक जयदीप पुरकास्त के सम्मान में रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है साइटोडैक्टाइलस जयदितई, इसका नाम रखा गया है जयदितई, इसका नाम रखा गया है। थोड़ा सा देखिए, जो जब नाम रखा जाता है जीव जंतु का थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, तो उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से का सवाल बनता है आपके, कम से कम 1-2 सवाल तो बन ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा में साइटोडैक्टाइल्स जयदितई की खोज के बाद अब पूर्वोत्तर भारत में इस विशिष्ट जीनस की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 31 हो गया है। नेक्स्ट है कि गेको उप समूह के अंतर्गत आने वाले इन सरीसृपों की मुख्य जैविक विशेषता क्या है जो इन्हें अन्य छिपकलियों से अलग करती है? तो जैविक विशेषता है कि यह मुख्य रूप से निशाचर, रात को चलने वाले और कीटभक्षी होते हैं जिनकी कोमल त्वचा, बड़े सिर, दीवारों पर चिपकने वाले विशेष पैर के पंजे होते हैं। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में मुड़े हुए पैर वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसे शोधकर्ताओं ने साइटोडैक्टाइलस रायमोनेंसिस नाम दिया है? तो ये कहाँ पर खोजा गया है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में। मोस्ट बीबीए कर लीजिएगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो असम में, ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2021 में स्थापित असम का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनिक रूप से किस जिले में स्थित है और यह किन 2 प्रमुख नदियों से घिरा हुआ है? तो ये आपके कोकराझार जिले में स्थित है। इसके पूरब में सरल भंगा नदी और पश्चिम में संकोस नदी से घिरा हुआ है। इसे आप मोस्ट वीवीआई के कैटेगरी में रख सकते हैं। असम का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भूटान के किस प्रसिद्ध अभयारण्य और पश्चिम बंगाल के किस टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है? तो भूटान के पिपसू अभयारण्य और पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व को जोड़ने का एक गलियारा का काम करता है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान।
रायमोना राष्ट्रीय उद्यान का यह संरक्षित क्षेत्र मुख्य रूप से किस लुप्तप्राय बंदर और एशियाई हाथियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवास व प्रवासी मार्ग माना जाता है? तो गोल्डन लंगूर का। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण एम्पर पेंगुइन और अंटार्कटिक फर सील को किस नई श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्हें लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, इंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। नोट कर लीजिएगा दोनों का नाम। हाल ही में किए गए बदलाव के तहत IUCN ने दक्षिण हाथी सील को कम चिंताजनक श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में डाल दिया है? तो इसे वेद वर्नेरेबल श्रेणी में डाल दिया है। संपूर्ण जीव जगत में आकाश गंगा का उपयोग करके दिशा खोजने वाले पहले ज्ञात जीव का क्या नाम है? तो गोबर भृंग उसका नाम है। गोबर भृंग उसका नाम है। गोबर भृंग के वैज्ञानिक परीक्षणों के अनुसार दिन के समय यह जीव दिशा खोजने के लिए मुख्य रूप से किसका सहारा लेता है? तो सूर्य और ध्रुवीकृत प्रकाश का सहारा लेता है। प्रति वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस की वर्ष 2026 के लिए मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है? तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, योर पावर योर प्लानेट। ठीक है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित करके 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया था? तो वर्ष 2009 में, जबकि इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 22 अप्रैल 1970 को हुए थे। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्णतः सुरक्षित तिब्बती मृग चिरू के भीतरी बालों से किस अत्यंत कीमती अवैध शॉल का निर्माण किया जाता है? तो सहतोष शॉल का निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा, सहतोष शॉल का निर्माण किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैज्ञानिक रूप से पैंथोलॉप्स हॉज सोनी कहे जाने वाले तिब्बती मृग को वर्तमान समय में IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो संकटग्रस्त के निकट श्रेणी में इसे वर्गीकृत किया गया है। संकटग्रस्त के निकट श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। महासागरों के बढ़ते तापमान के कारण ठंडे जल की ओर पलायन करने वाली मेसोथर्मिक मछलियों जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क और टूना के मुख्य जैविक विशेषता क्या है? तो ये मछलियाँ अपने इसको बोलते हैं उपापचय मेटाबॉलिक ताप से शरीर के विशिष्ट अंगों को बाहरी जल की तुलना में अधिक गर्म रख सकती है। ठीक है। उन मछलियों को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है जो शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए पूर्णतः जलीय वातावरण पर निर्भर रहती हैं? तो उन्हें एक्टोथर्मिक मछलियाँ बोला जाता है। नेक्स्ट है कि पौधों और सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करके मृदा व जल से विषाक्त भारी धातुओं को हटाने वाली फाइटोरेमीडिएशन तकनीक अपनाकर भारत की पहली जल तटस्थ रेलवे सुविधा कौन सी बन गई है? तो अहमदाबाद का कांकरिया कोचिंग डिपो बन गई है। नेक्स्ट है कि फाइटोरेमीडिएशन तकनीक के अंतर्गत जब प्रदूषित जल या सामग्री का उपचार सीधे उसी संदूषित स्थल पर किया जाता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं इन सिटू विधि। क्या बोलते हैं? इन सिटू विधि बोला जाता है। स्वयं स्थानीय विधि बोला जाता है। हाल ही में शेर-ए-काश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिम हिमालय के वनों में उगने वाले किस अत्यंत दुर्लभ मशरूम की नियंत्रित खेती में सफलता प्राप्त की है? तो मोरचेला या गुच्छी मशरूम के अपनी हनी कॉम्ब जालीदार टोपी और मिट्टी जैसे अनूठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में काना गुच्छी के नाम से जाना जाता है। काना गुच्छी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2026 में वैज्ञानिक स्तर पर अर्थ आवर किस तिथि को स्थानीय समयानुसार रात्रि
8 से 9:30 बजे तक मनाया गया। तो 28 मार्च 2026 को अर्थ आवर डे मनाया गया, अर्थ आवर डे मनाया गया। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब मनाया गया? तो 28 मार्च 2026 को। यह प्रति वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा वर्ष 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से शुरू किए गए अर्थ आवर कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026 में भारत में क्या थीम रखी गई थी? तो मोस्ट VVI थीम रखा गया था पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे। क्या रखा गया था? पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे, गिव एन आवर फॉर अर्थ। भारत में अर्थ आवर के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा किस शहर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। शुरू कब किया गया था? 2007 में किया गया था। हाल ही में जंप स्टार्ट अप्रोच नामक नवीन संरक्षण उपाय के माध्यम से लगभग 1 दशक बाद किस राज्य के कच्छ क्षेत्र में लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के एक चूजे का जन्म हुआ है? तो हाल ही में गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के एक चूजे का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है कि देश में ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट GIB की परिकल्पना किस वर्ष की गई थी और इसे औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया गया? तो इसकी परिकल्पना वर्ष 2011 में किया गया था और औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था 2016 में। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार गुजरात में कच्छ के घास के मैदानों में अब केवल कितनी मादा ग्रेट इंडियन वस्टर्ड ही शेष बची हैं? तो केवल 3 मादा ग्रेट इंडियन वस्टर्ड ही शेष बची हैं। अगर ये आगे सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, बच्चे नहीं दे पाती हैं, तो इनका धरती पर से खत्म होना संभव हो सकता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत देश के किन 2 वैज्ञानिक संस्थानों को नामित राष्ट्रीय भंडार के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह किया गया है CSMCRI भावनगर और ARI पुणे को। भारत सरकार के नियमों के अनुसार जैव विविधता अधिनियम के तहत नामित राष्ट्रीय भंडार घोषित किए गए इन संस्थानों का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या होता है? तो जैविक संसाधनों के वाउचर नमूनों ने भौतिक नमूनों को सुरक्षित अभिरक्षण सेफ कस्टडी में रखना होता है। केरल में दर्ज लगभग 100 आक्रामक पौधे की प्रजातियों की पहचान के लिए AI संचालित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने वाले किस वनस्पति शोधकर्ता को WWF राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो N अलीम यूसुफ को वनस्पति विज्ञानी N अलीम यूसुफ को यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार तेलंगाना में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा जैव विविधता सम्मेलन 2026 के अंतर्गत प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत अब अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने रिकॉर्ड कितने गीगावाट की गैर जीवाश्म बिजली क्षमता जोड़ी है, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है? तो 55.3 गीगावाट क्षमता जोड़ी है। नेक्स्ट है कि इस रिकॉर्ड वृद्धि के बाद वर्तमान समय में भारत की कुल अक्षय ऊर्जा गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? तो 283.5 गीगावाट हो गई है। जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल बिजली मांग 2033 गीगावाट का था। ठीक है। तो बिजली मांग का कितने प्रतिशत हिस्सा सौर, पवन, जल, परमाणु जैसे हरित स्रोतों से पूरा किया गया है? तो 51.5% हिस्सा जो है सौर ऊर्जा, पवन, जल और परमाणु जैसे हरित स्रोतों से पूरा किया गया है भारत में। अगला है कि भारत के इस स्वच्छ ऊर्जा विकास में किस प्रमुख सरकारी योजना के तहत
स्थापित किए गए 7.6 गीगावाट के कृषि पंपों और 8.7 गीगावाट के रूफटॉप सोलर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो पीएम कुसुम योजना का ठीक है, तो बोला गया है कि भारत के इस स्वच्छ ऊर्जा विकास में किस प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत स्थापित 7.6 गीगावाट के कृषि पंपों और 8.7 गीगावाट के रूफटॉप सोलर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो पीएम कुसुम योजना का इसमें योगदान रहता है। तो टोटल जून महीने का 531 सवाल को डिस्कस किया गया है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं, पेशेंस से देखते हैं, तो यकीनन मानिए कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत ही इसे डिटेल से बनाया गया, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया, सब पॉइंट को कवर कर दिया गया है। देखिए, अगर डिटेल से आप देखिएगा तो क्वेश्चन को याद रखना भी आसान हो जाता है। और उसके बाद इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण का हमें 12 महीने का पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये 12 महीने का जो पीडीएफ है कवर कर लेते हैं, तो यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, बीपीएससी टीचर दीजिए, एडीओ दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, भारत के हर एग्ज़ाम के लिए बेहतर मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण। तो जो आपको 12 महीने का जो पीडीएफ मिल रहा है वो प्रतियोगिता दर्पण का ही मिल रहा है। और एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है मेरे द्वारा, स्पेक्ट्रम बुक को डिस्कस किया जाएगा, जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।